18 उर्दू पर। आदाब नाज़रीन, खास बात इंडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। मगरबी बंगाल में अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का इंतखाबी मंशूर, लगाई वादों की झड़ी। बंगाल में सीएए लागू करने का किया वादा। इंतखाबी सरगर्मियों के बीच कोलकाता के ईरान सोसाइटी में मुसलमानों की सूरत हाल पर सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रिरीन ने वोट के तय लोगों को बेदार होने की जरूरत पर दिया जोर। इजदाद गौकुशी कानून गैर आईनी और नाकाबिल अमल है। बेंगलुरु में जस्टिस गोपाल गौड़ा का बयान। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस गोपाल गौड़ा। मरकजी हज कमेटी के इश्तराक से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए मुफ्त में कराई जाएगी तैयारी। मुंबई हज हाउस में कराई जाएगी तैयारी। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक यह इंतखाबी मंशूर है। इंतखाबी मंशूर को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। मंशूर में मुलाजिमतों पर जोर दिया गया है और हर खानदान के एक फर्द को मुलाजिमत का वादा किया गया है। साथ ही बंगाल में सीएए को लागू करने की भी बात कही गई है। और संकल्प पत्र आधारित है सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न के आधार पर। इसका मूल आधार सोनार बांग्ला की रचना है। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। सभी मत्स्य पालकों को मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की कर। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तर बंगाल जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक ना आना पड़े। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
बंगाल के बांकुड़ा में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंतखाबी रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस मर्तबा लोगों ने बीजेपी को इख्तिदार सौंपने का फैसला कर लिया है। सभी इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे 2 मई दीदी जाच्छे আসল পরিবর্তন আছে আসল পরিবর্তন আছে আসল परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए असल परिवर्तन बंगाल के गौरव को बढ़ाने के लिए असल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो गरीबों की सेवा करे, गरीबों की तकलीफें दूर करे। असल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो सरकारी योजनाओं का एक एक पैसा 100% पैसा गरीब तक पहुंचाए। बंगाल में असेंबली इलेक्शन के लिए जहां एक जानिब सियासी जमातों की सरगर्मियां जारी है, वहीं समाजी तंजीमें भी आवाम में बेदारी लाने के लिए सरगर्म है। कोलकाता की ईरान सोसाइटी में आज मुसलमानों की सूरत हाल पर मुनक्कदा सेमिनार में मुकर्रिरीन ने वोट के तई लोगों को बेदार होने की जरूरत पर जोर देते हुए लोगों से वोटिंग में हिस्सा लेने और अपने मसाइल को सामने रखकर वोट डालने की अपील की। का मामला है, उनका तालीमी एजुकेशनल एम्पावरमेंट का मामला है, ये मामला इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो मामला आ चुका है वो सेक्युलर कम्युनल बाइनरी वाला, एक तरफ इनको वोट दो वो आ जाएंगे, उनको रोकने के लिए आ जाएंगे। बेसिकली जो इलेक्टोरेट्स होते हैं, जो वोट देते हैं, उनका जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होता है, कहीं ना कहीं उनका एजेंसी को छिना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में लास्ट 1 महीना पहले भी जिस हवा चल रहा था, 1-2 महीना पहले, एक तरफ दीदी एक तरफ मोदी, ये दोनों बाइनरी के बाद एक थर्ड ऑल्टरनेटिव फोर्स आने वाला है जो कि जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए बहुत अहम है। कर्नाटक में नाफिज किया गया गौकुशी पर पाबंदी का कानून गैर आईनी है, गैर जमहूरी और नाकाबिले अमल है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने यह बात कही। बेंगलुरु में फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागमोहन दास ने कहा कि मुल्क में अदलिया समेत जमहूरी इदारों को कमजोर करने की कोशिशें हो रही है, अवाम मुखालिफ कवानीन को मुसल्लत किया जा रहा है। Anti-farmer, anti-development activity law legislated by the state legislature. It is unscientific. Farmers are going to be affected, and it is unrealistic, and the economy of the country will be affected. कर्नाटक में शिया मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के आज इंतखाबात अमल में आए। इन इंतखाबात में सैयद जामिन रजा सदर मुंतखब हुए, जबकि मीर अली रजा नजफी को शिकस्त हुई। नौमुंतखब चेयरमैन सैयद जामिन रजा ने कहा कि वो इस कमेटी के लिए दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। उनका अहम मकसद तालीमी माशी तरक्की के लिए कोशिशें करना है। इस मौके पर शिया तबके के नुमाइंदों ने कहा कि इन्हें नई कमेटी से ढेर सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। खिदमत खल्क करने का मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर और ख़िदमत करेंगे, जिसके अंदर हमारे एजेंडे हैं एजुकेशंस के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, इकोनॉमिकली कंडीशंस वीकर सेक्शंस को सामने लाने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए और मजहबी मामूलात के लिए जो बेसिक हमारे चाहिए। और जो अभी नाइत्तेफाकियों से जो वो रज़वी का जो चल रहा है आजकल, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई है, उस ऐसी चीज़ों के लिए बड़े बड़े प्रोसेशन काट के उसके प्रोटेक्शंस करने के मतलब ये है। हमारे पास 2 प्रॉपर्टी थे जो तकरीबन 65 से लेकर अब तक ऐसे ही पड़े हुए थे। ये दोनों प्रॉपर्टी तकरीबन हमने डेवलप किया है। एक बाबू आगा प्रॉपर्टी है, दूसरा एक अंजुमन की बी स्ट्रीट प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी। जो साबिक़ सदर थे
उन्होंने अच्छा काम किया जहाँ तक हो सके, लेकिन और भी करना है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमारे यहाँ, ऑफ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के भी प्रॉब्लम है, दूसरे जो मदरसे के प्रॉब्लम हैं, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। हम एंड नए विजन्स को लेके आए एंड फोकस मेनली शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। सबसे पहले एजुकेशन में बहुत पीछे है, सामने नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट देना है एजुकेशन को, और दूसरा इकोनॉमिकली बहुत नीचे है। कर्नाटक के रायचूर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम नौजवान लड़कियों के लिए एक मालूमाती प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। क्या लड़कियों की आला तालीम कामयाब मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि उन्वान से मुनक्कदा प्रोग्राम से AJ अकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में एक बेहतर हिकमत अमली, जामे मनसूबा और तवाज़ुन लाजमी है। अब्दुल्ला जावेद ने कहा कि तालीम, पेशेवाराना और ख़ानदानी ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ कोर्सेस में उम्दा मुजाहरा करने वाली तालिबात को GIO की जानिब से तहनीत पेश की गई। तो आपके लिए आपका घर भी इम्पोर्टेंट है, आपकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप पढ़ाई पर रिलाई ना करें और सिर्फ घर के कामों पर भी रिलाई ना करें, दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम्स करीब हैं तो वालिदैन से आप रिक्वेस्ट करें कि मैं ज़्यादा वक्त पढ़ाई के लिए दूँगी, तो वालिदैन आपकी मान लेंगे। आम दिन है, एग्जाम्स वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, तो आप घर के कामों को भी तवज्जो करें, ये भी बहुत जरूरी है। तो प्रोफेशन एंड फैमिली लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बैलेंस नहीं होता। बैलेंस मेंटेन करने की बात जब आती है तो आपको डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, ऐसे ही बैलेंस नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तवज्जो फरमाएं, घर का भी काम करें, वालिदैन की दुआएं भी लें, अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं भी आप, और अपनी पढ़ाई भी करें। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद आज जयपुर आए। साबिक वजीर नवाब इमादुद्दीन खान के बंगले पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुस्लिम मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने भी खिताब किया। ये पहली बार मैं नहीं आया हूँ जब मोअज़्ज़िज़ लोगों ने दबी ज़बान से शिकायत की है कि हम तो सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत करने का मौका नहीं मिल रहा है। हम शोहरत, ओहदा, हम पैसा, हम बहुत बड़े पद नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं जिससे आने वाली कौम हमारी और मजबूत हो सके। हम स्कूल मदरसे चलाना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं, हम वक्त को सही निज़ाम देना चाहते हैं, हम उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं। इतना ही तो मांगा है, और क्या मांगा है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले सालों में इस सरकार ने कई बहुत ऐसे कदम उठाए हैं खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जिसे मैं कहता हूं कि फार साइडेड, बहुत दूर अंदेशी के साथ है और उसका बहुत फायदा हो सकता है। उसके बारे में मैं कुछ आपको जिक्र करना चाहता हूं। समझदार जो काम इस सरकार ने किया है वो मदरसा बोर्ड का संवैधानिक दर्जा जो दिया है वो बहुत बड़ा एक स्टेप है। कौमी सतह के मुकाबलेजाती इम्तिहान UPSC की मुफ्त में तैयारी कराई जाती है। अब हज हाउस में महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की जानिब से और मरकजी हज कमेटी के जुज़वी इश्तराक से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की भी मुफ्त में तैयारी करवाई जाएगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 मार्च तक है। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात 25 मार्च तक ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। 28 मार्च को तहरीरी इम्तिहान होंगे। 30 मार्च को इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। 3 और 4 अप्रैल को इंटरव्यू और 8 अप्रैल को फाइनल नताइज का ऐलान किया जाएगा। MPSC इम्तिहान में शिरकत करने वाले ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात से जल्द अज जल्द फॉर्म भरने की अपील की गई है। UPSC की कोचिंग के बाद अब MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी भी हज हाउस में कराई जाएगी और इसमें महाराष्ट्र के ज़हीन तलबा तलबात को मौका दिया जाएगा। हमारे साथ
हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान साहब, इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग। MPSC की जो क्लास हो रही है वो किसके ज़रिए हो रही है और उसका खाका क्या है? जी देखिए, यहाँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तो सिर्फ UPSC की ही क्लासेस चलाई जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है और इसमें जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें सारे मुल्क से बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया जाता है। जहाँ तक MPSC का क्लासेस का सवाल है, तो ये जो इनिशिएटिव है मरक्का का है, जो महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक कर्मचारी और अधिकारी संगठना जो है, जो माइनॉरिटी ऑफिसर्स की एक यूनियन है, जिसमें 25 से 35 हज़ार के करीब ऑफिसर्स इकट्ठा हैं और उसमें कई ऑफिसर जो MPSC से सेलेक्टेड है। तो उनकी एक कोशिश है, वो चाहते हैं कि उनकी जुस्तजू से, उनकी मेहनत से, उनके पैसे से ये कैसे का UPSC के पैरेलल, जैसा हज हाउस में क्लासेस चलती हैं, ऐसी एक पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन बनी जाए जिसमें वो तलबा को, महाराष्ट्र के तलबा को MPSC के लिए तैयारी करवा सके। तो इस ज़माने में उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से मदद मांगी है कि हमको इसमें गाइड कीजिए, हमको इस मामले में थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस दीजिए। और पहली जो बैच है उनकी मेंस की, जो अभी 14 मार्च को जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होने वाला है, वो बैच में से वो 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए अभी एप्लीकेशन प्रोसेस चालू है और वो तकरीबन 20 मार्च तक वो प्रोसेस चालू है। उनके वेबसाइट पर सारे डिटेल्स हैं। उस बैच के 30 स्टूडेंट को उन्होंने हमारे पास कुछ 3 से 4 महीने के लिए रहने के लिए जगह का रिक्वेस्ट किया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं खुद भी इस मरक्का एसोसिएशन का एक एडवाइज़र हूँ, महाराष्ट्र राज्य का मैं एम्प्लॉई रहने के ताल्लुक से उसका मेंबर भी हूँ। तो एक इनका एक अच्छी सोच है, इन्होंने अपना पैसा जमा किया है, बहुत सारे ऑफिसर्स ने उसमें पैसा जमा किया है, एक अच्छी रकम इनके पास मौजूद है, ऑफिसर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। तो इनको एक जगह की फिर ज़रूरत है जी, जिसकी वो कोशिश में है। इंशाल्लाह वो एक अच्छी इंस्टीट्यूशन बनेगी। जो अखराजात होंगे वो मरक्का ही बर्दाश्त करेगी? हाँ, ये तो पूरा इनिशिएटिव ही मरक्का का है, अखराजात भी मरक्का ही बर्दाश्त करेगी, उसका प्रोसेस भी मरक्का ही करेगी। सिर्फ जो है पहली बैच के जो 3-4 महीने का जो टेन्यूर है, उनका जब तक मुतबादिल कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता है जगह का, तो इसमें इनको सिर्फ पहली बैच को अकोमोडेशन और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हज हाउस से दी जाएगी। किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? तारीख क्या होगी? एप्लीकेशन कहाँ से मिल पाएंगे इनको? और जो एग्ज़ाम की तारीख होगी उसके बारे में थोड़ा तफसील बता दीजिए। इसके बारे में ये जो बैच है, तो ये MPSC मेंस बैच है, जो 14 मार्च को प्रीलिम एग्ज़ाम होगी, जिसमें ये बच्चे जो कामयाब हो सकते हैं। और आजकल MPSC अपने आंसर शीट की कार्बन कॉपी देती है, वो कार्बन कॉपी के ज़रिए उनका स्कोर डिटरमाइन होता है। उसके ज़रिए जो उन्हीं बच्चों के लिए मेंस की तैयारी के लिए ये बैच सेलेक्ट होने वाली है। इसकी ऑनलाइन प्रोसेस अभी चालू है और लगभग 23 मार्च तक ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। UPSC के बाद अब महाराष्ट्र अल्पसंख्यक कर्मचारी जो एसोसिएशन है, तंजीम है, वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत अहम कदम उठाने जा रही है। 14 तारीख को जो है वो इसका इम्तिहान होने वाला है और इसमें जो है महाराष्ट्र के वो तमाम के तमाम बच्चे जो MPSC के ज़रिए ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। कानपुर के शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस की सदारत में एक हौसला अफजाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दरअसल ये प्रोग्राम लॉयर्स एसोसिएशन के सदर दिनेश शुक्ला को तहनीत पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें शहर काजी ने वकीलों को एजाज से नवाजा और उनकी खिदमात को सराहा। 30 साल से वकालत कर रहा हूं, पर यह मंजर आज मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। मुझे ये नहीं मालूम था मुकदमा जीतने के उपरांत इतना सम्मान हो सकता है। तो मैं उसको इससे कनेक्ट करता हूँ कि निश्चित रूप से आप जब कोई काम करते हैं और वो अच्छा हो जाता है या किसी का भला हो जाता है, तो उसका रिजल्ट इस हद तक भी मिल सकता है। ये मैंने महसूस किया और मैं बहुत अभिभूत महसूस करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर हम सियासत में हम आएँ तो देश और मुल्क की खिदमत मकसूद हो, तो तिजारत मकसद ना हो, तो फिर वो इबादत है। इसी तरीके से डॉक्टर है, अगर वो लोगों की भलाई के लिए अगर डॉक्टर बन रहा है तो ये खिदमत है। इसी तरीके से वकीलों का जो पेशा है कि हमें नाहक को बचाना है और जो गलत है उसको जो है उसके साथ रियायत नहीं करनी है, तो ये इबादत हो गई। तो ये इबादत है, इसमें अल्लाह खुश होता है और इसमें मदद होती है।
और अब एक अपील। बेशतर सियासतदान अवामी मकामात पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि सियासतदानों को एक मिसाल कायम करते हुए अवाम की सरबराही करना चाहिए। ऐसे में न्यूज़ 18 तमाम से अपील करता है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर और राजधानी भोपाल समेत 3 शहरों में हुकूमत के जरिए नाफिज किए गए लॉकडाउन को अवामी हिमायत हासिल है। हालांकि राजधानी भोपाल में इंतजामिया की जानिब से 3000 पुलिस एहलकारों को तैनात करने के साथ जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन अवामी बेदारी के सबब इंतजामिया को किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। समाजी तंजीमों ने भी हुकूमत के कदम और इंतजामिया की सताइश की है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने लॉकडाउन में हालात का जायजा लिया और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इंदौर, जबलपुर के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन का नफाज किया गया। इस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आम दिनों में भी आप गुजरे तो दिन में रास्ता चलना मुश्किल हो सकता है। आप देखिए किस तरह की जो है सड़कें सुनसान है। सिर्फ ज़रूरी अशिया के लिए जो वो लोग जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जिनको दवाओं की ज़रूरत है या जिनको या अस्पताल जाना है, स्टेशन जाना है, उनके लिए जो खुला हुआ है। इम्तिहान देने वाले बच्चों के लिए जो रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ पर तमाम तरफ आप देखिए कि बैरिकेडिंग की गई। 3000 पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि जो है चाकू चौबंद व्यवस्था रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। सड़कों पर जो सामाजिक तंजीमों के लोग जरूर निकले हुए हैं ताकि जो है जो लोग कहीं से जा रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, तो उनको जो है मदद की जा सके। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर तमाम जगहों पर लोगों को समझाइश दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको बेदार किया जा रहा है कि आपका अपना फर्ज क्या है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद आए, उनसे पूछते हैं कि आप लोग जो है ये लॉकडाउन जो लगाया गया इसको किस तरह से देखते हैं और हुकूमत के जो इंतजाम उसे कैसे देखते हैं। देखिए, हुकूमत के इंतज़ाम जैसे कि पहले लोगों को डंडे के द्वारा समझाया जाता था कि लॉकडाउन लगा हुआ है, पर अब देख रहे हैं कि लोग खुद जागरूक हैं और इतना कोई बल तैनात नहीं है, मगर लोग फिर भी घरों के अंदर हैं। तो उनको लग रहा है एक दिन का लॉकडाउन है, हम इसका पालन कर लेते हैं। इस बार पब्लिक खुद आगे रह के सपोर्ट कर रही है। आज जिस तादाद में पुलिस वाले की ऐलान हुआ था उतने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चौराहों पे पुलिस वाले नहीं हैं, ना कोई आवाजाही को रोक लगाई जा रही है। ये है कि बस ज़रूरी काम के लिए जो निकले उनको किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, अपने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और वो इस फिर हम तो लोगों से कहना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन ये कर्फ्यू नहीं, ये केयर फॉर यू है, आपका ख्याल है, इसलिए तमाम लोग जो है ये इंतज़ाम किया गया है। आप जो तमाम इंतज़ाम देख रहे हैं कैसा लगा? काफ़ी प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम करा है और अपने यहाँ इरशाद वली ने भी काफ़ी अच्छी तरह करा है। देख सकते हैं आप, चौराहे पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं, आवाजाही पूरी बन गई है, खाली इमरजेंसी के लिए ही खोला गया है। पुलिस प्रशासन की काफ़ी अच्छी तारीफ़ की जाए क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से इंतज़ाम करा है उस हिसाब से पब्लिक भी उनके सपोर्ट कर रही है। लोग घरों में हैं, सुरक्षित हैं, कोरोना के चक्कर में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, ये अच्छी पहल है उनकी। ये अच्छी पहल है। हुकूमत के भरोसे सब कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत भी ये चाहती है कि पब्लिक भी बेदार हो। पब्लिक जब जागरूक होगी और दोनों का सपोर्ट होगा तभी हम कोरोना की बीमारी पर, इस कहर पर कंट्रोल कर पाएंगे। वज़ीर शिवराज सिंह ने जिस तरह से आवाम ने जो है से अपील की है और यहाँ पे इंतजामिया के अफसरान ने अपील की है, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और फिर DG भोपाल जो है इरशाद वली ने जो अपील की है, तमाम लोगों का मकसद यही है कि आप अपने घरों में रहिए, महफूज रखिए। अगर ज़रूरी काम है तो आप उसके लिए निकलिए और उसका लिए इंतजाम भी किए गए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू। हमने अपने खास प्रोग्राम बायजूस इंजीनियर्स में मिलवाया वक्त को सुरीला बनाने वाली एंथिया से। आइए देखते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के बाद उनका तजुर्बा कैसा रहा। यंग जीनियस के इस मंच पर हम मिले हैं कुछ करिश्माई बच्चों से, अमेजिंग टैलेंट अगर कहा जाए, जिनको देखकर आपको लगता है वाह, इतना टैलेंट है हमारे देश में और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ऐसी ही एक टैलेंट से हम मिले थे, गोवा की एंथिया डायस। आइए एंथिया से पूछते हैं कि उन्हें यंग जीनियस में शरीक होकर कैसा लगा। एंथिया, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाय।
How did Yes, you like Dr. Young Genius? It was really amazing. I was so blessed to be a part of it, and thank you so much for selecting me. What was special for you? What do you remember? I would say that performing on a national platform for the entire for India and sharing the stage with such amazing young geniuses from all over India is a big thing for me. How did your parents like it? They were so happy. They were so happy to see me perform on such a grand stage. And what is your goal now? Are you focused on what you're going to do? Yes, I am still. I still want to pursue my career in violin and still working on getting better and better. Anthea, wonderful talking to you again. God bless you. All the very best, Anthea. Thank you so much. खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू।